स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके पहले का पार्ट जैसे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था और हमने ट्रैकिया का कुछ भाग पढ़ा था। ट्रैकिया का जैसे नजल चैम्बर है, नजल चैम्बर में 3 थे, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी चैम्बर और ऑल्फैक्टरी चैम्बर। उसके बाद का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक फिगर मैंने बनाया है, इसमें अब देखिए ये है ट्रैकिया, बिल्कुल ऐसे ये इस तरह से। आगे वाला जो एंटीरियर साइड में है ये वाला, इसको बोलेंगे ट्रैकिया, और जो पोस्टीरियर साइड में है वो है फूड पाइप, जिसको एसोफेगस बोलते हैं। डाइजेशन में हमने बताया था। तो आगे ट्रैकिया होगा और पीछे की तरफ फूड पाइप होगा और उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो इस तरह से ये 3 रॉड होते हैं, ये आगे ट्रैकिया, फूड पाइप, फिर वर्टिब्रल कॉलम। तो हम लोग सबसे आगे वाला डिस्कस कर रहे हैं ट्रैकिया के बारे में। जो हमारा ट्रैकिया है उस पर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग का सपोर्ट होता है आगे से, यानी एंटीरियर साइड से जो ट्रैकिया है वो सी शेप के कार्टिलेज से सपोर्ट रहता है उसका आगे की तरफ, सी शेप ये बिल्कुल इस तरह से, और पीछे की तरफ उसका सपोर्ट एसोफेगस से होता है। तो चारों तरफ से हो गया उसका सपोर्ट। तो ये है, इनकी जो संख्या है ये एक्चुअली सपोर्ट का काम करती है। ट्रैकिया इधर उधर ना किसके, ये उनका काम है। सी से कार्टिलेजिनस रिंग, इनकी संख्या 16 से 20 तक होती है, जो ये रिंग्स हैं इनकी। और ये ट्रैकिया हमारे थोरैसिक कैविटी में जब एंटर करती है वहाँ ये बाइफरकेट हो जाती है, यानी 2 में विभाजित हो जाती है। हम जानते हैं हमारे पास लेफ्ट और राइट 2 लंग्स होते हैं। ये है आपका राइट लंग और ये है आपका लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग और राइट लंग। अगर हम लंग्स की बात करें, आपका जो लंग्स है वो स्लाइटली ट्रायंगुलर है, थोड़ा सा तिकोना जैसा, यानी 3 कोने वाला है। ये आप देखिए इसमें आपका जो राइट वाला लंग है इसमें 3 पार्ट होते हैं। राइट वाले में 3 पार्ट होंगे और लेफ्ट वाले में 2 पार्ट होंगे। जो लेफ्ट वाला लंग है वो राइट वाले लंग से हल्का सा छोटा होगा और यहाँ पे एक कर्व भी है। अब देखिए इसके ऊपर मैंने ये प्लूरल मेम्ब्रेन बनाई है, इस वजह से ये बड़ा दिखा है। अदरवाइज अगर इस पे भी बनाया जाए तो ये लेफ्ट वाले से बड़ा हो जाएगा, यानी जो लेफ्ट वाला लंग है आपका वो राइट वाले से कंपेयर में छोटा होगा। तो हम लोग लेफ्ट वाले के बारे में ही डिस्कस करते हैं। राइट वाले में 3 पार्ट होते हैं, 3 लोब होते हैं। पहला वाला है सुपीरियर लोब, सबसे ऊपर वाला सुपीरियर लोब, बीच वाला मीडियम लोब और नीचे वाला इंफीरियर लोब, सॉरी। उसके बाद जो लेफ्ट वाला है उसमें 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। अब आप देखिए जहां से हमारी ट्रैकिया बाइफरकेट हुई है 2 ब्रांचेज में, पहले एक थी जो ट्रैकिया, उसके बाद ये जो 2 ब्रांचेज हैं इन ब्रांचेज को बोला जाएगा, पहले जो 2 ब्रांचेज हैं उनको बोला जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, अगर दोनों की बात की जाए तो प्राइमरी ब्रोंकाई बोला जाएगा। उसके बाद ये एंटर करेगा लेफ्ट में, एक एंटर करेगा राइट में। लेफ्ट लंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो लंग्स है, लंग जो है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये आप देखिए इस तरह से 2 मेम्ब्रेन है ऐसे, और उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। तो जो ऊपर वाला है ये तो लंग का वॉल है जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो बाहरी छोर पे है उसको बोला जाएगा पेरिफेरल प्लूरा, पेरिफेरल प्लूरा। और जो अंदर वाली है उसको बोला जाएगा विसरल प्लूरा। पेरिफेरल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में एक कैविटी है जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और उस कैविटी में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। ये आप देखिए
ये डॉटेड है ना, ये प्लूरल फ्लूइड है। अब प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये एज ए लुब्रिकेंट्स काम करता है, यानी इनको नम रखता है, यानी ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। एक काम तो इसका ही हो जाएगा और मैकेनिकल इंजुरीज से बताएगा। और प्लूरल फ्लूइड का एक वर्क और है, ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स को यानी पेरिफेरल और विसरल मेम्ब्रेन्स को एक साथ बाइंड किए रहता है। तो ये प्लूरल फ्लूइड का जो है फंक्शन है। ये प्राइमरी ब्रॉन्कस, उसके बाद आप देखिए आगे आके ये और ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है। तो इसमें दो पार्ट हैं, तो एक सुपीरियर में चला जाएगा और एक ब्रांच इंफीरियर में चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से राइट लंग में तीन पार्ट है, तीन लोग हैं, तो एक ब्रांच सुपीरियर में जाएगी, एक मीडियम में जाएगी और तीसरी वाली इंफीरियर वाले में जाएगी। तो ये तो रही लंग की बात। अब लंग के जस्ट नीचे यानी ये वाला यहाँ पर इस तरह से ये मैंने बनाया है, डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम ये क्या करता है, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक मतलब चेस्ट वाला पार्ट, एब्डोमिनल का मतलब पेट वाला पार्ट, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, दोनों को डिवाइड करता है, मतलब इनके बीच का एक सेप्टम है ये डायाफ्राम, जो कि डोम शेप्ड होता है। आपका जो डायाफ्राम है वो डोम शेप होता है, गुंबदाकार। जो डायाफ्राम है वो गुंबदाकार होता है। ये भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो हम जान गए ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रीदिंग मैकेनिज्म। मिला है हम लोगों का ब्रीदिंग मैकेनिज्म, किस तरह से हम ब्रीद करते हैं। अब ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हमें दो चीजें पढ़नी होंगी। पहला होगा आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी श्वास को अंदर की तरफ लंग्स में ले जाना। यानी इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहरी इन्वायरमेंट में जो भी एयर है उसको हम अपने लंग तक पहुंचाते हैं थ्रू द नेजल चैम्बर्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो इनहेलेशन है यहाँ पे दो तरह की मसल्स काम करती हैं। उन मसल्स का नाम है, यानी श्वास को अंदर ले जाने में दो तरह की मसल्स हैं जो हेल्प करेंगी इनहेलेशन में। सबसे पहला है फ्रेनिक फ्रेनिक और रेडियल मसल। ये पहली मसल है जो कि इनहेलेशन में हेल्प करेगी। ये क्या करता है, जो फ्रेनिक मसल है, फ्रेनिक को ही रेडियल मसल बोला जाता है। ये इस तरह से होगी, जैसे ये इतना आपका थोरैसिक कैविटी है, इतना ये थोरैसिक कैविटी है और यहाँ पे आपका डायफ्राम होगा, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होगी। अब यहाँ पर जो फ्रेनिक मसल हैं वो इस तरह से जुड़ी होंगी, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ऐसे। यानी ये जो डोम शेप है, ये डायाफ्राम है और इसके ऊपर आपकी रिब्स है और ये है फ्रेनिक और रेडियल मसल। यानी ये रिब केस और डायाफ्राम के बीच में जुड़ा होता है, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो एक तो ये हो गया फ्रेनिक और रेडियल मसल। अगर ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। इस तरह से जुड़ा है ऐसे, ये डोम शेप है,
जैसे ही हम इनहेल करते हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। यानी अगर फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स, यानी फ्रेनिक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो क्या होगा, आपका जो डायाफ्रैगम है वो फ्लैट कर जाएगा। जो अभी कुछ देर पहले ऐसे था, डोम शेप था, अब वो फ्लैट हो जाएगा क्योंकि यहां पर मसल्स लगी हुई है। ये ऐसे है और जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपका जो डायाफ्रैगम डोम शेप है वो फ्लैट हो जाएगा। ये है एक मसल का फंक्शन। और दूसरी जो मसल है इनहेलेशन में जो हेल्प करती है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये क्या करती हैं, ये किस तरह से रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जैसे ये है हमारी रिब्स, बॉडी में हमारे 12 पेयर रिब्स होती हैं। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये रिब्स के बीच में इस तरह से ऐसे इस तरह से सपोर्ट प्रदान करती है। अगर 12 पेयर रिब्स हैं तो जाहिर सी बात है कि 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स होंगी। अब फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये दोनों मिलके इनहेलेशन में हेल्प करती हैं और रिजल्ट क्या करेंगी, ये दोनों रिजल्ट करेंगी आपका जो डायाफ्रैगम, यानी इन दोनों मसल्स का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, इसको तो हमने बता दिया, इसको भी ये रिजल्ट करेगा आपका जो डायाफ्रैगम है वो फ्लैट कर जाएगा और जो रिब्स हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर जाएंगे। यानी अगर आप सांस लीजिए तो देखिए आपका जो चेस्ट है यानी जो थोरैसिक कैविटी है वो बाहर की तरफ आती है और ऊपर की तरफ जाती है, दोनों साथ साथ में होता है। यानी बाहर निकलेगी और ऊपर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, जो डायाफ्रैगम है वो फ्लैट हो जाएगा और जो आपकी थोरैसिक कैविटी है वो अपवर्ड और आउटवर्डली मूव कर जाएगी। तो ये तो इन दोनों का फंक्शन है, यानी ये दोनों यही रिजल्ट करेंगे। तो ये तो रहा हमारा इनहेलेशन। अब इसमें एक चीज और होता है, जब हम सांस इनहेल करते हैं यानी जो हवा एयर है उसको जब हम इनहेल करेंगे तो डायाफ्रैगम फ्लैट हो जाएगा और आपकी थोरैसिक कैविटी जो रिब केज है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेंगी। तो क्या होगा कि लंग का जो वॉल्यूम है, लंग का यानी फेफड़े का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डायाफ्रैगम फ्लैट और जो रिब्स हैं, रिब्स वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर जाएंगी और क्या होगा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो प्रेशर है प्रेशर वो डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और जब प्रेशर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो था इनहेलेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सहेलेशन। अभी हमने सिर्फ एयर को इनहेल किया है, अब उसको एक्सपेल भी करना है। नेक्स्ट है आपको एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी जो एयर हमने इनहेल किया है उसको अभी बाहर निकालना, जो एयर हमने लंग में हम ले गए हैं उसको अभी हमें बाहर करना। यानी ऑक्सीजन हमने लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से आएगा जो कि लंग्स में एल्वियोलाई में आएगा, यानी गैसेस एक्सचेंज होगा, उसको फिर हमें बाहर निकालना है। इसमें क्या होगा, आपकी जो फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होंगी वो अभी रिलैक्स कर जाएंगी क्योंकि ये अब वो इनएक्टिव हो जाएंगी। इनहेलेशन की प्रोसेस में वो एक्टिव थी, लेकिन एक्सहेलेशन की प्रोसेस में
फ्रेनिक और रेडियल मसल या फिर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो रिलैक्स कर जाएगी, यानी जो डायफ्राम था वो फिर से डोम शेप हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी फिर से इन हो जाएगी, यानी जो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव की थी वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी, यानी सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये रिजल्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट करेगा एक्सेलेशन। मैंने अभी बोला था कि जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और जब घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्सहेलेशन में लंग का जो वॉल्यूम था वो बढ़ा था और इनहेलेशन में, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी, डायाफ्राम डोम शेप हो जाएगा, सारी चीजें रिलैक्स हो जाएंगी, उस दौरान क्या होगा, जो वॉल्यूम है लंग का वॉल्यूम वो डिक्रीज कर जाएगा और जो एयर का प्रेशर है, यानी किसी बलून गुब्बारा अगर उसको दबाया जाए तो जाहिर सी बात है उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो घटेगा और एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से आपका जो लंग है वो एज ए बलून के जैसे काम कर रहा है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में बलून के जैसे हम उसको आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल बलून को हमने दबाया तो एयर का प्रेशर बढ़ा, यानी वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा। तो बिल्कुल उसी तरह से जब लंग का वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और जो प्रेशर था वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो जो भी एयर हमारे लंग्स में है वो बाहर आ जाएंगी, क्या लेके, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।